पाई, और ये आपका डी ओमेगा टी आपका ओमेगा टी हो जाएगा, और ओमेगा टी की वैल्यू पाई माइनस 0 और इसकी पावर 1/2, ठीक है, और यहाँ पे 2 भी आएगा। तो इसको जो सोल्व करेंगे तो वी आर एम एस का वैल्यू जो आएगा अंडर रूट से वी एम बचेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, वी एम बाई रूट। तो फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टेबल के केस में जो आर एम एस वैल्यू आती है वी एम बाई रूट 2 आती है। इसी तरह से करंट की आई आर एम एस वैल्यू जो होती है वो आई एम बाई रूट 2 होती है, और वोल्टेज की जो आर एम एस वैल्यू होती है वो वी एम बाई रूट 2 होती है। अब इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे। एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं देखिए, आई होप आपको समझ में आ रहा है, और नहीं कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में जाकर मुझे क्वेश्चंस पूछिए, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ जब भी मुझे, तो आप तक सबसे पहले पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लिंक को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अब इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं। एवरेज वैल्यू क्या होती है? एवरेज वैल्यू जो होती है उसको हम डीसी वैल्यू भी कहते हैं, डीसी वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू इसकी निकालेंगे आई एवरेज या आई डीसी, या मैं वी डीसी निकालता हूँ, है ना, वो उसके करस्पॉन्डिंग आई डीसी मुझे आ जाएगा। तो वी एवरेज वैल्यू जो आएगा वी डीसी वो मेरा आएगा 1/पाई 0 से पाई वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/पाई वी एम बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी होता है ना, और ओमेगा टी यहाँ पे है तो नीचे कुछ नहीं आएगा, 0 से पाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वी एम बाई पाई और ये हो जाएगा माइनस के कॉस पाई, माइनस माइनस प्लस के कॉस 0, ठीक है। और तो इसको सॉल्व करेंगे तो वी एवरेज जो वैल्यू आएगी वो वी एम बाई पाई माइनस कॉस पाई जो होता है माइनस 1 होता है, तो माइनस इंटू माइनस 1 प्लस कॉस 0 1 होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 वी एम बाई पाई। यानी आपसे अगर कोई पूछे वी डीसी वैल्यू या वी एवरेज वैल्यू कितनी होती है फुल रेक्टिफायर के लिए, तो 2 वी एम बाई पाई होती है, और इसका करंट वर्जन देखें आई डीसी आई एवरेज, तो ये भी आपका 2 आई एम बाई पाई होता है, ठीक है। तो हमने आर एम एस वैल्यू निकाल ली, एवरेज वैल्यू निकाल ली। अब हम अपने अपने इंपॉर्टेंट टर्म्स को निकालेंगे जो हम पिछली वीडियोस में हाफ वेव रेक्टिफायर में निकाले थे। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म फैक्टर कितना होता है, या हाँ फॉर्म फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, फॉर्म फैक्टर कितना होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स कैलकुलेशन, इंपॉर्टेंट टर्म्स कैलकुलेशंस। पहला है आपका फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो ये होता है वी आर एम एस वाई वी डी सी वैल्यू। तो आर एम एस वैल्यू इसकी कितनी है वी एम बाई रूट 2 और डी सी वैल्यू 2 वी एम बाई पाई। तो वी एम से वी एम कैंसिल, तो पाई बाई 2 रूट 2 आएगा। जब इस फॉर्म फैक्टर्स वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 1.11, यानी फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टेबल के केस में जो फॉर्म फैक्टर आता है वो आपका 1.11 आता है। और एक बार आपका फॉर्म फैक्टर निकल गया तो रिपल फैक्टर निकालना बड़ा आसान है। तो दूसरा टर्म हम निकालेंगे रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर कैसे निकालेंगे, RIPPLE रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर का फॉर्मूला होता है R से रिप्रेजेंट करते हैं, R इक्वल टू अंडर में फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1। तो रिपल फैक्टर हो जाएगा 1.11 का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रिपल फैक्टर आपका आएगा 0.48। आपका हाफ वेव रेक्टिफायर में जो रिपल फैक्टर आता था वो 1.21 आता था, और यहाँ पे 0.48 आ रहा है। और एक अच्छी वेव की यही खासियत है रेक्टिफायर में कि उसका रिपल्स कम से कम आए, क्योंकि रिपल का मतलब उसके अंदर एसी कंपोनेंट कम हो और डीसी हमारा ज़्यादा हो, तो इसका रिपल फैक्टर कम आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं हम इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो रिपल फैक्टर हमारा हो गया। इसके बाद हम इसका निकालेंगे, और रिपल फैक्टर हो गया, फॉर्म फैक्टर हो गया। इसके बाद क्रेस्ट फैक्टर निकालेंगे। क्रेस्ट फैक्टर इसका कितना आएगा, तो थर्ड पॉइंट आपका क्रेस्ट फैक्टर। तो क्रेस्ट फैक्टर देखेंगे, क्रेस्ट फैक्टर जो होता है डीसी वैल्यू बाई आरएमएस वैल्यू होता है, ठीक है।
वी आर एम एस। तो डी सी वैल्यू इसकी कितनी होती है 2 वी एम बाई पाई और आर एम एस वैल्यू वी एम बाई रूट 2। तो वी एम से वी एम कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 बाई, ये आपका हो जाएगा 2 वी एम से वी एम कैंसिल 2 बाई पाई इंटू रूट 2, 2 रूट 2 बाई पाई हो जाएगा। नहीं कुछ गलत हो रहा है, एक सेकंड देखता हूँ, चेक करता हूँ। फॉर्म क्रैश फैक्टर होता है पीक वैल्यू, सॉरी पीक वैल्यू बटे आरएमएस वैल्यू, ये पीक वैल्यू होती है, पीक वैल्यू बाई आरएमएस वैल्यू। पीक वैल्यू वीएम है, आरएमएस वैल्यू वीएम बाई रूट 2 है। थोड़ा सा कहीं गलत हो रहा था तो पता चला, तो इसी तरह से होना चाहिए। क्रैश फैक्टर आपका जो आता है वो रूट 2 होता है। क्रैश फैक्टर कितना होता है रूट 2 होता है। अब हम निकालेंगे कि इसका एफिशिएंसी कितना होता है, कि सेंटर टैप्ड में फुल वेव रेक्टिफायर के केस में पिछली बार हाफ वेव रेक्टिफायर में 40.6 थी, इस बार इसकी एफिशिएंसी कितनी आती है, तो कैलकुलेट करते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए और हमको सर्किट बनाना पड़ेगा, तो देखते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने बताया था, आउटपुट डीसी पावर डिवाइडेड बाई इनपुट एसी पावर इनटू 100, ऐसा निकालते थे, फॉर्मूला था। तो इसका सर्किट बनाएंगे हम, यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपका प्राइमरी कॉइल था, अभी इसमें ज़रूरत नहीं है लेकिन बना देता हूँ। सेकेंडरी कॉइल है, इसका हम आधा कॉइल यूज़ कर रहे हैं, आर एस वाई 2, ये डायोड तो ऑफ ही है आपका, यहाँ से कनेक्शन है नहीं। और यहाँ पे आपको जो डायोड में यूज़ कर रहा था, उस डायोड का फॉरवर्ड बायस के बीच में कुछ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है आर एफ, ठीक है। और यहाँ पे उसका कटिंग वोल्टेज 0.7 मान लो वी गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कहाँ जा रहा था, लोड रेजिस्टेंस पे जा रहा था आर एल में। इसको ग्राउंडेड कर रहे थे और यहाँ का आउटपुट ले रहे थे, और इसमें मेरा आई एल करंट जा रहा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि कहीं नहीं यहाँ से कनेक्टेड हो रहा है, ठीक है। आप ऐसे मान के चल सकते हैं। तो इसका जब आउटपुट डीसी पावर निकालेंगे, तो आउटपुट डीसी पावर ईटा की वैल्यू होगी आई डीसी स्क्वायर इंटू लोड रेजिस्टेंस, आई स्क्वायर आर एल, आई स्क्वायर इंटू आर एल होता है पावर, या वी स्क्वायर बाई आर एल होता है। इनपुट एसी पावर कितनी होगी, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर एस बाई 2 प्लस आर एफ प्लस आर एल। अब इन सब की वैल्यू रखो। आई डी सी कितना होता है, आई डी सी आपका होता है 2 आई एम बाई पाई का होल स्क्वायर इंटू आर एल, और आपका आई आर एम एस होता है आई एम बाई रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू आर एस बाई 2 प्लस आर एफ प्लस आर एल, ठीक है। यहाँ से आई एम से आई एम कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 दूनी 4, 4 बाई पाई स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे 2 बाई 1 इंटू आर एल, और नीचे से आर एल कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आर एस बाई 2 प्लस आर एफ बाई आर एल प्लस 1। आर एल से आर एल कैंसिल, तो मेरा जो ईटा आएगा, जो एफिशिएंसी आएगा 8 अपन पाई स्क्वायर इंटू 1 बाई आर एस बाई 2 प्लस आर एफ होल डिवाइडेड बाई आर एल प्लस 1 इंटू 100। इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.812 इंटू, और इसको देखेंगे तो आर एस और आर एफ वेरी लो होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, इक्वलेंट टू 0 होते हैं। और आर एल का वैल्यू दोनों से ज़्यादा होता है, आर एस से भी और आर एस से भी। तो इसको निगलेक्ट कर देंगे 0 के बराबर, तो इंटू 100, तो एफिशिएंसी मेरी आ जाएगी 81.2%। कितनी एफिशिएंसी मेरी आ रही है 81.2%। यानी आप ध्यान रखिए, फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टैप्ड के केस में जो एफिशिएंसी आती है वो 81.2% आती है। इसका मतलब ये हुआ कि 81% जो पावर है, जो वोल्टेज है, वो जो करंट है, वो आपका एसी से डीसी में कन्वर्ट हो चुका है, और केवल मात्र 20% आपका अभी भी रिपल्स की फॉर्म में आउटपुट में प्रेजेंट है। तो इस बात को मैं लिखा देता हूं, देखिए इस बात को लिख लीजिए, इस बात को लिख लेते हैं। मीनिंग ऑफ 81.2% एफिशिएंसी।
इसका मतलब होता है 81.2% ऑफ AC वोल्टेज और AC करंट is converted into DC at output and only 20% is present in the form of ripples at output। तो 81.2% पावर AC से DC में वोल्टेज AC से DC में कन्वर्ट हो चुकी है, करंट कन्वर्ट हो चुकी है। अब केवल 20% आपका किसमें प्रेजेंट है? रिपल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। यही आपका 81.2% एफिशिएंसी का सिग्निफिकेंस है या मीनिंग है। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म, वो है ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो बहुत ज़्यादा डिटेल है इसमें, मैं नहीं चाहूँगा, मैं केवल बता दूंगा। जो TUF है, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है, वो 0.692 होता है। ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जो होता है 0.692 होता है, और ये हाई होना चाहिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ट्रांसफार्मर का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो पहले केस में 28% था 0.28 से साबिया रेक्टिफायर में, लेकिन यहाँ पे 0.69 हो गया, यानी 69% ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट है इसमें पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है? पीक इनवर्स वोल्टेज होता है मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड व्हेन द डायोड इज ऑपरेटेड इन द रिवर्स वाइज कंडीशन। इसको पीक रिवर्स वोल्टेज भी कहते हैं। तो हाफे रेक्टिफायर में मैंने पूरा इसका डिटेल में बताया था, और यहाँ भी आपको बता देता हूँ। पीक इनवर्स वोल्टेज पिछले केस में इसकी वैल्यू Vm होती थी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ बढ़ के आएगी, और जो उसका ड्रॉबैक होगा, देखिए ये पॉजिटिव डायोड है, एक डायोड, ये नेगेटिव, एक डायोड दूसरा है D1 D2, ये लोड रेजिस्टेंस है RL। तो यहाँ पे ये आपका कॉइल है, ठीक है, टैप कर दिया बीच में, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जो आ रहा है Vm sin ओमेगा t, और यहाँ पे जो आ रहा है Vm sin ओमेगा t। जब डायोड होगा, ये आउटपुट वोल्टेज V0 आ रहा है, यहाँ पे V0 ही होगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट है, कोई ड्रॉप नहीं है। देखो, पीक इनवर्स वोल्टेज हम निकालते हैं जब डायोड मेरा रिवर्स बायस में होता है, तो फॉरवर्ड कंडीशन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो नेगेटिव पॉजिटिव में साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो मैक्सिमम वोल्टेज Vm आ जाएगा, और ये आपका होगा माइनस प्लस। सिमिलर केस में जब प्लस माइनस लेंगे तो रिवर्स बायस होगा, तो यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी होगी? माइनस प्लस। माइनस प्लस में तो क्या हो रहा है? ये ऑफ हो रहा है, तो मैंने माइनस दे दी यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस में क्या हो रहा है? फॉरवर्ड वाइज में ऑन हो गया, प्लस माइनस देते, लेकिन उसका यूज नहीं है, माइनस प्लस दे दिया, मिलेगा, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे ऑफ हो गया, रिवर्स वाइज हो गया, वेरी गुड, वोल्टेज भी हम आ गया। सेकंड केस में मैंने माइनस प्लस दिया, ये ऑन हो गया, और यहाँ पे मैंने क्या दिया? माइनस प्लस पे ये ऑफ हो गया, और यहाँ पे माइनस प्लस पे ये क्या हो रहा है? ये मेरा ऑन हो रहा है, तो प्लस माइनस लेके चलूंगा। प्लस माइनस का मतलब इसको नेगेटिव दूंगा और इसको पॉजिटिव दूंगा। वोल्टेज कितना आ रहा है? साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है? 1 है, तो Vm ही आएगा, तो माइनस प्लस Vm टोटल सीरीज में है, तो टोटल वोल्टेज जो हो जाएगा 2Vm हो जाएगा, ठीक है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज जो है वो आपका फुल रेक्टिफायर के केस में 2Vm होता है, और ये इसका जो PIV 2Vm होता है, ड्रॉबैक होता है। पीक इनवर्स वोल्टेज कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये इसका ड्रॉबैक है। क्या है? ड्रॉबैक। पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब यह है कि ये वोल्टेज हमेशा कम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो हमारा ऑपरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में चलता रहेगा और हमें पता ही नहीं चलेगा, है ना, तो हमारी पावर वेस्ट हो जाएगी। तो पीक इनवर्स वोल्टेज की बेसिस पे डायोड को सिलेक्ट करते हैं, ये डायोड की रेटिंग होती है जब भी हम मार्केट
मार्केट से डायरेक्ट परचेज करते हैं, तो पीक इनवर्स वोल्टेज हमेशा लो होना चाहिए। हाफ वेव रेक्टिफायर में ये Vm होता है और फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टर्म के केस में ये 2Vm होता है। ये एक ड्रॉबैक होता है और इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हम ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ते हैं, और ब्रिज रेक्टिफायर में ये डायोड का जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो पूरा का पूरा कम हो जाता है, Vm हो जाता है। तो इस ड्रॉबैक को हम ओवरकम करते हैं इन फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सारे मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके निकाल दिए फुल वेव रेक्टिफायर के सेंटर टर्म के केस में। अब एक लास्ट चीज है जो मुझे बतानी है आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि हाफ वेव रेक्टिफायर में देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट कैसा आता था। मैं थोड़ा सा कोरिलेट करके आपको चीजें बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कोरिलेट करके बताता हूँ। जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर का केस क्या था, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का जो केस है वो आपका सेंटर टैप्ड केस है, सेंटर टैप्ड केस है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आउटपुट कैसा आ रहा है, तो डायरेक्ट बना देंगे। ये मैंने साइनसॉइडल वेव ले लिया, ठीक है, ये 0 से पाई और ये 2 पाई, ठीक है, और ये मेरा मान के चलो वोल्टेज का वेव है, तो ये मेरा VI हो जाएगा। और यहाँ पे जो मेरा आउटपुट मिल रहा है किस तरह से मिलता है, मेरा जो आउटपुट मिलता है वो मेरा इस तरह से मिलता है। देखिएगा मैंने अभी ड्राइव कराया था आप लोगों को, क्या मिलता है, पॉजिटिव में भी आउटपुट और नेगेटिव में भी सेम आउटपुट, इस तरह से मिलता है। और ये मेरा V0 की वैल्यू होती है, मैं करंट लेके नहीं चल रहा हूँ, प्लस 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 माइनस 0 से पाई और 2 पाई। तो देखिए फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आता है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f है, यानी 1 सेकंड में कितने साइकिल पूरे कर लेता है, वही इसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई है। फ्रीक्वेंसी कितनी हुई है, टाइम पीरियड का उल्टा 1/2 पाई। तो ये क्या कर रहा है, इसका एक साइकिल यहाँ पूरा हो रहा है 2 पाई में, इसका एक साइकिल 2 पाई में पूरा हो रहा है, और इसका एक साइकिल कितना हो रहा है, पाई में पूरा हो रहा है कंप्लीट साइकिल, क्योंकि इसके बाद रिपीट कर रही है। जहाँ से वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है उसी को टाइम पीरियड काउंट करते हैं, उतने टाइम को। तो यहाँ पर देखो 2 पाई टाइम में ये एक साइकिल पूरा कर रहा है, लेकिन 2 पाई टाइम में ये कितने साइकिल पूरे कर रहा है, एक साइकिल ये और एक साइकिल ये, यानी टोटल 2 साइकिल पूरे कर रहा है। तो इसकी जो रिपल फ्रीक्वेंसी आएगी, रिपल फ्रीक्वेंसी RIPPLE, रिपल फ्रीक्वेंसी इसकी जो आएगी वो 2 टाइम्स ऑफ f आएगी। तो ध्यान रखिएगा कि फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टैप्ड के केस में जो आउटपुट आता है उसकी जो रिपल फ्रीक्वेंसी आती है वो इनपुट वेव की फ्रीक्वेंसी का 2 टाइम्स होती है, क्योंकि उतने ही टाइम में ये क्या कर रहा है, 2 साइकिल पूरे कर रहा है। तो क्या होगा, इसका फ्रीक्वेंसी डबल हो रहा है, और टाइम पीरियड क्या होगा, TR में निकालूं तो क्या हो जाएगा, T/2 हो जाएगा, यानी टाइम इसका हाफ हो रहा है और फ्रीक्वेंसी इसकी डबल हो रही है। यही मैं हाफ वेव रेक्टिफायर में देखूं तो क्या हो रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर में देखें तो वेव ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, 0 से पाई और पाई से 2 पाई। यहाँ पे ये आपका Vm होता है, ये इनपुट वोल्टेज Vi होता है। तो आउटपुट जब चेक करते हैं तो इसका जो आउटपुट आता है वो बच्चों 0 से पाई में पॉजिटिव मिलता है, और पाई से 2 पाई कुछ नहीं मिलता है, 0 मिलता है, फिर उसके बाद मिलने लगता है। तो यहाँ भी इसका एक साइकिल यहाँ पूरा नहीं हो रहा है, यहाँ पूरा हो रहा है, क्योंकि एसिमेट्रिकल वेव है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर f है तो रिपल फ्रीक्वेंसी भी f रहेगी, क्योंकि उतने टाइम में एक ही साइकिल पूरा कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सेंटर टैप्ड के केस में फुल वेव रेक्टिफायर में इसका जो रिपल्स का फ्रीक्वेंसी है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी का डबल हो जाता है, टाइम पीरियड हाफ हो जाता है। लेकिन आपके हाफ वेव रेक्टिफायर में जो रिपल का फ्रीक्वेंसी और इनपुट का फ्रीक्वेंसी FR=F ही रहता है। तो बच्चों ये मैंने आपको पूरा और फुल वेव रेक्टिफायर बता दिया, सेंटर टैप्ड केस, और इसके जितने टर्म्स हैं मैंने कैलकुलेट करा दिए। हाफ वेव रेक्टिफायर पूरा मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। अब बस इसकी एक प्रॉब्लम आती है, एफिशिएंसी तो 81 मिल जाएगी, बहुत अपना काम चल जाएगा। ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर 69% मिल जाएगा, अपना काम चल जाएगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर से काफ़ी इंप्रूव होता है सेंटर टैप्ड, लेकिन इसके 2 लॉस होते हैं। पहला लॉस क्या क्या लॉस होते हैं, इसके लॉस देखिए। ड्रॉबैक्स क्या होते हैं ऑफ सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर के, ड्रॉबैक्स ऑफ सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर।
पहला होता है कि इसमें PIV is 2dm, ये हाई है, इट शुड बी लो, इट शुड बी लो, PIV हमेशा लो होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि ट्रांसफार्मर का साइज बढ़ जाता है, द साइज ऑफ ट्रांसफार्मर इज लार्ज। देखिए कोशिश कीजिए कि ट्रांसफार्मर का साइज कम से कम हो, जिससे सर्किट बल्कि कम होगा, कॉइल्स का कम यूज होगा, क्योंकि थोड़ा सा DC फ्लो करता है ट्रांसफार्मर के अंदर तो उसमें बहुत सारे लॉसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी को कम कर देते हैं, आउटपुट को कम कर देते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, इसके अगर एडवांटेज देखें तो इसके एडवांटेज अगर हम देखें फुल रेक्टिफायर के सेकंड टाइप के केस में, तो इसका एडवांटेज देखो यही है कि इसका जो एफिशिएंसी है बहुत अच्छा है, एफिशिएंसी इज वेरी हाई, एफिशिएंसी इज हाई। अब कितनी है, वो आपका है 81.2%। तो बच्चों ये सब मैंने पूरा कवर करा दिया आप लोगों को फुल वेव रेक्टिफायर। मुझे नहीं लगता कि सेकंड टाइप में कुछ बचा हुआ है और सारा मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। और तो इस वीडियो को आप क्या करो, सबसे पहले मेरे चैनल अनुज शर्मा केंद्रीय विद्यालय है नाम से है, इसको सब्सक्राइब करो, जिससे मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो वो आप तक पहुंचे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करो। 12th क्लास के बच्चों का वीडियो है जो रेक्टिफायर का, 12th से पहले के बच्चों के लिए नहीं है, 12th के बच्चों के लिए, साइंस वाले बच्चों को बहुत यूज़फुल है, और जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की या फिर JEE की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी फायदा आएगा। वर्क एजुकेशन का 12 मंथ का सिलेबस तो यही है, जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको भी ये काम आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और पसंद आ रही है तो लाइक भी करो, और कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट करके पूछो। एक लास्ट चीज़ है फुल वेव रेक्टिफायर में, वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद में फुल वेव रेक्टिफायर का सेंटर टाइप का केस कवर हो जाएगा। उसके बाद में कल की वीडियो में हम ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ेंगे, और ब्रिज रेक्टिफायर के बाद में आपका पूरा रेक्टिफायर खत्म, कंप्लीटेड। सो देखिए लास्ट चीज़ क्या है, लास्ट में आपको बताऊंगा ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करो। पहला इन आइडियल केस, आइडियल केस ट्रांसफर कर्व होता है सेम क्वांटिटीज के बीच में जब कर्व ड्रॉ करते हैं तो उसको ट्रांसफर कर्व कहते हैं। जैसे वाई एक्सिस पर वोल्टेज ले रहे हैं तो एक्स एक्सिस पर करंट लेंगे, वोल्टेज लेंगे, वाई एक्सिस पर अगर करंट ले रहे हैं तो एक्स एक्सिस पर भी करंट लेंगे, तो देखेंगे क्या आउटपुट आ रहा है। और वैसे भी देख लीजिए आप, रेक्टिफायर के केस में इनपुट वोल्टेज देते हैं तो आउटपुट वोल्टेज कैसे आता है, इनपुट करंट देते हैं तो आउटपुट करंट कैसी आती है। इसी के बीच में जो कर्व ड्रॉ करते हैं उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफर कर्व कहते हैं। दो कंडीशन ड्रॉ करेंगे, एक कंडीशन आपकी होगी आइडियल केस में, और दूसरी कंडीशन आपकी होगी प्रैक्टिकल केस में। तो आइडियल केस में कंसीडर करते हैं, तो आइडियल केस में बच्चों ने बताइए कि जो आइडियल का वैल्यू आता था वो Im sin ओमेगा टी आता था, या मैं इसको कह सकता हूँ ये आता था Vm sin ओमेगा टी माइनस 0/RL, है ना। तो V0 मेरा आता था, जब देखो V0 कैसे आता था, ये देखो V0 की वैल्यू जब Vi की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती थी तो V0 मेरा पॉजिटिव आता था, और जब Vi की वैल्यू मेरी लेस देन 0 होती थी तो V0 मेरा क्या आता था, नेगेटिव आता था। तो इसी को मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, आउटपुट वोल्टेज में वाई एक्सिस पर ले लेता हूँ, ये V0 मैंने ले लिया, इनपुट वोल्टेज में एक्स एक्सिस पर ले लेता हूँ। तो आइडियल केस में ग्रेटर देन 0 पे मुझे क्या मिलेगा, V0 इक्वल टू Vi, इसको मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मिलेगा मुझे V0 इक्वल टू Vi, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो ओरिजिन से पास होगी, ये लीजिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लेकिन इसका स्लोप क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, V0 इक्वल टू माइनस Vi। तो यहाँ पे स्लोप आपका ग्रेटर देन 0 होगा, और यहाँ पे स्लोप जो होगा वो आपका लेस देन 0 होगा। ये कंडीशन जो मैंने ड्रॉ किया है ये कब है, जब डायोड मेरा आइडियल है। जब डायोड मेरा प्रैक्टिकल हो जाता है उस केस में इसका ट्रांसफर करो कैसे आता है वो देखते हैं। तो उसमें भी कुछ नहीं करना है, देखिए जब Vm sin ओमेगा टी माइनस V गामा है ना, कटिंग वोल्टेज सिलिकॉन का आ गया RL, तो इसमें देखते हैं पहले क्या करते हैं। और
ये आपका हो जाएगा उस केस में देखिए आई एल आपकी हो जाएगी, अब आपकी आई एम साइन ओमेगा टी नहीं होगी, ये होगी वी एम साइन ओमेगा टी माइनस वी गामा बाई आर एल। तो इसका स्लोप हमें निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं हम, रेजिस्टेंस जो कॉइल का रेजिस्टेंस है उसको भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल जब बात हम करेंगे तो कॉइल का रेजिस्टेंस भी जीरो नहीं ले सकते हैं, कॉइल का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी होगा, है ना, तब जाके पूरी एनालिसिस होगी प्रैक्टिकल के केस में। तो इस केस में व्हेन आइडियल केस नहीं, व्हेन प्रैक्टिकल केस, व्हेन डायोड इज प्रैक्टिकल, डायोड प्रैक्टिकल तो आपका ट्रांसफार्मर भी प्रैक्टिकल, ठीक है। तो उस केस में आई एल की वैल्यू हो जाएगी वी एम साइन ओमेगा टी माइनस वी गामा बाई आर एस बाई 2 प्लस आर एल प्लस आर एल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आई एल इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी बाई आर एस बाई 2 प्लस आर एफ प्लस आर एल माइनस वी गामा बाई आर एस बाई 2 प्लस आर एफ प्लस आर एल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लोप चेक करेंगे, स्लोप कितना आएगा। वी नोट मेरा होता है आई एल इंटू आर एल, तो वी नोट की वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आर एल बाई आर एस बाई 2 प्लस आर एफ प्लस आर एल माइनस वी गामा इंटू आर एल बाई आर एस बाई 2 प्लस आर एफ प्लस आर एल। अब ये देखो वी नोट को मैं बाई मान लूँ, इस पूरे टर्म को अगर मैं स्लोप मान लूँ और साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम ले लेता हूँ, क्या मान लूँ, एम मान लूँ, वी एम को मैं एक्स मान लूँ, यानी वी एम साइन ओमेगा टी को मैं क्या मान लूँ, वी आई मान लूँ। तो बाई इक्वल टू एम एक्स एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, लेकिन ओरिजिन से क्रॉस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी आ रहा है। तो इसका अगर मैं ड्रॉ करूँ, इसका अगर मैं ट्रांसफर कर्व ड्रॉ करूँ तो देखिए ट्रांसफर कर्व इसका किस तरह से आता है, जब डायोड मेरा और ट्रांसफर मेरा दोनों के दोनों क्या है, प्रैक्टिकल है। देखिए सबसे पहले जीरो, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, माइनस का भी आई और ये प्लस का भी आई। जब तक मुझे कटिंग वोल्टेज नहीं मिल जाएगा वी गामा, तब तक मेरा आउटपुट जीरो रहेगा, और उसके बाद में मुझे वी नॉट इक्वल टू वी आई मिल जाएगा, यहाँ तक जीरो रहेगा, ठीक है। अब इसका स्लोप कितना आएगा सर, तो इसका जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा, आर एल बाई आर एस बाई 2 प्लस आर एफ प्लस आर एल। ये नीचे की क्वांटिटी ज़्यादा है ऊपर की ज़्यादा है, तो लेस देन 1 होगा, यानी स्लोप जो आपका आएगा वो इसका मॉडल निकालें तो लेस देन 1 होगा इस कंडीशन में। यहाँ भी जब तक मुझे माइनस वी गामा नहीं मिलेगा तब तक वैल्यू जीरो रहेगी, और उसके बाद में मेरा क्या होगा, मुझे स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो वी एम साइन ओमेगा टी नहीं होगा, ये माइनस वी एम साइन ओमेगा टी होगा। तो इसका स्लोप कितना मिलेगा, इसका स्लोप आएगा तो माइनस के इक्विवेलेंट, लेकिन मॉड निकालेंगे तो ये भी लेस देन 1 ही होगा। तो दिस इज अबाउट द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसफर कर्व फॉर फुल वेव रेक्टिफायर अंडर द केस ऑफ सेंटर टैप। सेंटर टैप के केस में कितना मुझे कर्व कैसा मिलता है, वो इस तरह का कर्व है, एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लेकिन ओरिजिन से क्रॉस नहीं होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर। इसके ड्रॉबैक जो हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में ब्रिज रेक्टिफायर में पढ़ेंगे कल। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक भी वीडियो पहुंचना चाहिए, तो उसको आप क्या करें, शेयर भी कीजिए बच्चों के साथ में। थैंक यू सो मच।